नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय पर विवेचना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रश्न बेशक यह प्रशासनिक है, लेकिन इसका सरोकार राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र यानी गवर्नेंस है। और जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूं तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य की समस्त जनता होती है, मतलब रैंक एंड फाइल अक्रॉस द स्टेट। क्या है वो विषय? वो विषय है ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग का बनता फलता फूलता उद्योग। इस पर सिलसिलेवार ढंग से आज आपके साथ विवेचना करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। हम लोग जानते हैं कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिक हुआ और हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे जहां तक ब्यूरोक्रेसी को एडॉप्ट करने का प्रश्न है। वस्तुतः दो तरह की ब्यूरोक्रेसी है, एक को बोलते हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और दूसरे को बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। स्पॉइल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी देश के अन्य भागों में, जैसे अमेरिका में है, स्पॉइल का मतलब होता है लूट का माल। अमेरिका में जब कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं तो यह माना जाता है कि उन्होंने देश को जीत लिया और वो अपने ढंग से संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर सकते हैं, वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के यहाँ अंग्रेजों के समय से ही एक पूरा सिविल सर्वेंट्स का हायरार्की और सिस्टम और नेटवर्क था, तो हम लोगों ने परमानेंट सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी को अंगीकृत किया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि चुनी हुई सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी परमानेंट रहेगा जब तक कि उन्हें हटा न दिया जाए या फिर वो सेवानिवृत्त न हो जाए। हालांकि बात अलग है कि अब तो सेवानिवृत्ति के उपरांत एक्सटेंशन देने और सेवानिवृत्त रिटायर्ड अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद पर बैठाने की एक बहुत ही खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है। कभी अलग से उस पर भी विवेचना की जा सकती है, लेकिन अभी विवेचना का विषय है ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार और ये व्यापार फला फूला, इसको सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा समझिए। यूं ये विषय बहुत व्यापक है और 1950 ऑनवर्ड्स या इवन 1947 ऑनवर्ड्स अगर आप बात करें तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं स्केची सतही तौर पर कुछ बेसिक ट्रेंड्स को लेकर के आगे बढ़ता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्यों ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जून का महीना आया नहीं कि हर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का बाजार, ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान सज जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इस पे रोक नहीं लग सकती है? उस पर भी हम विचार करेंगे। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? क्या व्यवस्था डेवलप की जाए? क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि इस पर रोक लगे? इसके लिए बिल्कुल व्यवस्था हो सकती है और ये रुक सकता है और एटलीस्ट मिनिमाइज तो जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और बहुत ही शार्प एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की जरूरत है। आजादी के बाद बिहार में कहा जाता है कि हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कहा जाता था कि बिहार वॉज द बेस्ट गवर्न्ड, बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन इंडिया। यहां का प्रशासनिक तंत्र, यहां का गवर्नेंस बेस्ट माना जाता था पूरे देश में, और ये ट्रेंड मोटे तौर पर ठीक ठाक चला। जब से मैंने होश संभाला और पढ़ाई लिखाई शुरू की और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब हम लगे, तो पहली बार उस वक्त कांग्रेस के जमाने में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक चर्चा आम हो गई थी कि उनको सुबह सुबह जब एक मुफ्त पैसा उनके पास नहीं पहुंचता था तो वो मुंह नहीं धोते थे।
मतलब जब तक वो रकम उनके पास नहीं पहुंचती थी वो ब्रश नहीं करते थे, ऐसी चर्चा आम थी। लेकिन कांग्रेस के भी उस पीरियड में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का में भ्रष्टाचार और ब्राइब की बात थी, घुसखोरी की बात थी, वह कुछ लाइन डिपार्टमेंट तक सीमित थी, इंजीनियरिंग विंग तक सीमित थी। उस वक्त पीडब्ल्यूडी हुआ करता था, जो आज रोड और बिल्डिंग में विभक्त हो गया है। हम लोग अखबारों के माध्यम से, या उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था, लेकिन हम लोग सुनते थे कि वो बगैर इतने पैसे के मुंह नहीं धोते हैं। बाद में फिर कांग्रेस के रिजिम में सरकारें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई। इनफैक्ट दिल्ली से जब छींक आती थी तो यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाते थे, और इसने भी एक आग में घी डालने का काम किया। लगातार बदलती सरकारें और लगातार उनकी बदलती प्राथमिकताएं, जहां मुख्यमंत्री यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, उनका तंत्र पर कमजोर पकड़ होते गया, और ब्यूरोक्रेसी में एक ट्रेंड डेवलप कर गया कि हम लोग तो परमानेंट हैं और ये लोग आएंगे और जाएंगे, और धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी में ये चीजें हावी होती गई। इस राज्य ने बहुत शानदार ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, वो चाहे स्टेट सर्विसेज के हों, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, एक से एक सेक्रेटरी, एक से एक चीफ सेक्रेटरी, एक से एक कलेक्टर, एसपी, एक से एक एसडीओ, शानदार ब्यूरोक्रेसी की पूरी परंपरा हमारी थी। उसके बाद फिर उदारीकरण का दौर हुआ 90 के दशक में, इसमें एक और आयाम जुड़ना शुरू हुआ। आप लोग सब जानते हैं, उसके बाद स्टेट में कई एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, और ट्रांसफर पोस्टिंग, एक्सटेंशन आदि में खुलकर पैसे की शुरू हो गई। 90 के दशक से ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ। लेकिन उस वक्त भी हम नौकरी में आ गए थे, और ये मोटे तौर पर मैं अपने पूरे अनुभव और जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन में और नागरिक प्रशासन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे लेकर के पोस्टिंग होगी, यह बात बिल्कुल मतलब हम लोग नहीं सुनते थे। ऐसा एकाध अपवाद हो जाता था कहीं, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता था। हाँ, प्रखंड अंचलों में अलग अलग कल्याण और बाकी बहुत सारे विभागों में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो एकदम खुल कर होना शुरू हुआ। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का दो पहिया है स्ट्रॉन्ग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाय एंड लार्ज अछूता था। यहां तक कि जिलों के जो एसपी होते थे, थानेदार वगैरह की हिम्मत नहीं होती थी कोई बात कर लेगा पैसे की। मेरिट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर, उस वक्त हम जमशेदपुर में पोस्टेड थे, एक से एक एसपीज आए, और एकदम जो हनक रहता था, कानून का डर रहता था, और एसएचओ वगैरह अपने लोकल लेवल पर ठीक है, वो तो बिल्कुल चल रहा था, ब्रिटिश के समय से ही चल रहा था। लेकिन एसपी पैसा लेकर के थानेदार वगैरह की पोस्टिंग करेगा, ये बहुत ही मतलब अनहर्ड ऑफ जिसको बोलते वो था। ये दौर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब इसमें बहुत समय हम नहीं लेंगे, विकृति आती गई। 2005, 2005, 6-7 आते आते फिर धीरे धीरे एक ऐसा दौर आया कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के एक ऑफिसर बिहार आए, और मुख्यमंत्री सचिवालय का जिम्मा उन्होंने ले लिया। और उसके बाद पुलिस प्रशासन, नागरिक प्रशासन में अनुमंडल से लेकर के जिलों के कलेक्टर्स, एसपीज, डीआईजी, आईजी, इवन विभागों के सचिवों, मलाईदार जो विभाग होते थे, उसमें पोस्टिंग के लिए यह चर्चा आम हो गई कि उनके नाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये प्रशासनिक गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, इवन जो लोग थोड़ा बहुत सरकार से सरोकार रखते हैं, उन सबको पता था कि अगर पोस्टिंग करानी है तो वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। खास करके जो मलाईदार जिले रहते थे, मलाईदार विभाग रहते थे, अनुमंडल रहते थे, उसमें चलना शुरू हो गया। और वहां से बिल्कुल एकदम संस्थागत तरीका हो गया। कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक विभाग में होते रहे, लेकिन अमूमन ये बात
सामने आई, और जब पैसे लेकर के पोस्टिंग की व्यवस्था शुरू हुई तो हमारा जो पूरा, आप यूं कहें कि जो कॉर्नर स्टोन था ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का, उसमें दीमक लगना शुरू हो गया। हम लोग जब नौकरी में आए थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कलेक्टर से घूसखोरी की बात, रिश्वत की बात करेगा। बाद में तो ऐसी स्थिति आई, कुछ लोग अपवाद थे, कुछ कलेक्टर्स उस वक्त भी थे जो लाइसेंस देने में, आर्म्स के लाइसेंस देने में या और बहुत सारी चीजों में करते थे, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शन था, जनरल रूल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी खराब हो गई, और देख करके इतना अफसोस होता है कि नए लड़के, जिसको हम लोग बोलते हैं मगही भाषा में कि जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता नहीं होता है कि उसी रंग में रंग जाता है। इसको हम बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। धीरे धीरे स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अब शायद ही कोई विभाग बचा हो, तो हम नहीं कर सकते हैं, शायद ही कोई महकमा बचा हो, कोई डिपार्टमेंट बचा हो, कोई काडर बचा हो, कोई संवर्ग बचा हो जो ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी से और इस धंधे से बचा हुआ हो। स्थिति बहुत भयावह हो गई, बाजार सज गया। हाल के कुछ वर्षों में तो हम लोगों ने देखा कि विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी गंदगी फैली, बातें बिल्कुल जाहिर हो गई, जग जाहिर हो गई, और हाईएस्ट लेवल से फाइल को कॉल फॉर किया गया, पूरे को रद्द कर दिया गया, और फिर दोबारा वो सारी चीजों को किया गया। स्थिति यह है कि जून जो ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना होता है, वो अधिकारी पूरे साल भर अपने इसी जुगाड़ में लगा रहता है। पैसे देके पोस्टिंग कराना, पैसे देकर के उस पद पर बने रहना, और जो अधिकारी इन चीजों से दूर रहता है वो धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज में फेंकाया जाता है। मैं इस पर कोई लंबा बहस नहीं करूंगा। हम आपके सामने आज बैठे हैं कि वस्तुतः इस पूरे सिस्टम को कैसे ध्वस्त किया गया। पहले हर विभाग में एक स्थापना समिति होती थी, एक बोर्ड होता था, एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड या एस्टेब्लिशमेंट कमेटी जो कह लीजिए। उसका काम होता था कि 3 साल जब होगा तो उन्हीं अधिकारियों और कर्मियों का लिस्ट बनेगा कि उसकी पोस्टिंग होगी। कुछ विभागों में पदों को चिन्हित कर दिया गया था ए, बी, सी, डी कैटेगरी में, कि ए वाले डी में जाएंगे, डी वाले ए में आएंगे, बी वाले सी में जाएंगे। वो एक बना हुआ था पॉलिसी के नाम पर, अभी भी बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था। ये जो स्थापना समिति थी, इसका फायदा ये होता था कि 3 साल के पहले अमूमन ट्रांसफर पोस्टिंग का खतरा नहीं मंडराता था, या जो तटस्थ अधिकारी, जो अपेक्षाकृत अच्छे अधिकारी होते थे, वो निश्चिंत रहते थे कि 3 साल हुआ है, मेरा कहीं ना कहीं होगा, और उस पॉलिसी में जो वर्क्स, नॉन वर्क्स या गुड और अपेक्षाकृत नॉट गुड पोस्टिंग है, उस साइकिल में हम चले जाएंगे। अपेक्षा रहती थी कि अगर स्टेट सर्विसेज में आए हैं तो ब्लॉक अंचल में या एसडीओ भी जब प्रमोशन होगा, या आईएएस हैं तो सीधे एसडीओ बनेंगे, और बाकी चीजें हो जाती थी। अमूमन जिलों में कलेक्टर बन जाते थे, सचिव बनने के बाद अमूमन विभाग में चले जाते थे। लेकिन 1 मार्च 2007 को आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि विभागीय स्थापना बोर्ड को, विभागीय स्थापना समिति को भंग कर दिया गया, और यह निर्णय हुआ कि ठीक है जून में ही, वो अच्छा हुआ, पहले 2 बार होता था बट हुआ कि जून में ही होगा। लेकिन जैसे ही स्थापना समिति भंग हुई, और जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 166 में बना हुआ है, जिससे राज्य का प्रशासन चलता है, उसमें नियम बना कि बेसिक ग्रेड और उससे ऊपर के 2 ग्रेड का ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री करेंगे, विभागीय मंत्री करेंगे। अब क्या हुआ कि ये बोर्ड तो खत्म हो गया, अब वो लिस्ट मंत्री के यहां से आनी शुरू हुई, उसमें सचिव भी, और धीरे धीरे एक बड़ा अजीब आप देखेंगे कि सोसाइटी में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक ट्रेंड है। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि जब ब्रिटिश यहां आए
और उनको अपने शासन को कंसोलिडेट करना था, तो यहाँ का जो मजबूत वर्ग था जमींदार का और इलिट वर्ग था, उससे कोलैबोरेट कर गए, इसलिए जमींदारों को कोलैबोरेटर्स कहा जाता था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक राइडर लगा रहा हूं कि कुछ अपवाद अभी भी हैं, कुछ मंत्री कुछ सचिव अभी भी बहुत शानदार हैं, लेकिन मैं जनरल परसेप्शन और जनरल जो हैपनिंग हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। अब एक तरफ बोर्ड खत्म हो गया, दूसरे तरफ बेसिक और उससे ऊपर 2 ग्रेड का पावर मिल गया, अधिकार मिल गया। अब मई से दुकान खुल गई, लिस्ट बन रहा है, कट रहा है, धीरे धीरे कुछ सचिव भी उसमें इन्वॉल्व हुए, मंत्री के यहां से लिस्ट आया, दोनों मिल करके वो निकलना शुरू हुआ। उसमें तमाम इसमें जो कथित रूप से जो नीति बनाई गई थी धज्जी उड़ गई, और जो पदाधिकारी जो अधिकारी इस शर्त पर खरा उतरा, पैसा फेंकने के लिए तैयार रहा, मुंह मांगी दाम दी, उसका हमेशा से अच्छा पोस्टिंग होता गया। और जो अपेक्षाकृत अच्छा काम कर रहे थे, अपराइट ऑफिसर्स थे, वो इस पूरे सिस्टम से बाहर हो गए। स्थिति कई बार ये हो गई कि ऐसे कोल्ड स्टोरेज में गए कि उनका पूरा कैरियर ही तबाह हो गया। आप इसको यूं समझें कि जैसे हर राजनीति करने वाले व्यक्ति का जो अपना कैरियर का ग्राफ होता है, वो देखता है कि वो नीचे से उठे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर वगैरह बने। सरकारी नौकरी वाले का क्या है, उसका तो सिर्फ यही है कि हमारी ये हायरार्की बनी हुई है, कैडर रूल बनाओ, हम यहां तक जाएंगे। लेकिन इस व्यवस्था ने उसमें 2 चीज डाली। पहला, उसको उत्साहित किया कि तुम भी इस सिस्टम में आ जाओ, तो कुछ लोग उस सिस्टम में आ गए, ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे, अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि हम तो इस पूरे व्यवस्था में अछूते हो गए, तो इसमें शामिल हो गए। और जो नहीं हुए वो हीन भावना से डिसग्रंटल्ड हो गए, उनके अंदर एंग्विश भर गया और डिमोरलाइज्ड होकर वो बिल्कुल साइड लाइन पकड़ लिए। अभी आप सचिवालय में देखिए, कई शानदार ऑफिसर हैं जो विगत 10 साल 12 साल से कोल्ड स्टोरेज में फेंका हुआ है, और 4-5 अधिकारी है वही संपूर्ण राज्य की व्यवस्था को चला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चला रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं, वो भी कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिए गए वो भी कॉम्पिटेंट थे। क्यों? क्योंकि वो भी सिविल सर्विसेज पास कर आए थे, वो भी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आए थे। जिन्हें कभी कलेक्टर नहीं बनाया गया, जिन्हें कभी एसडीओ नहीं बनाया गया, जिन्हें कभी एसपी एसडीपीओ नहीं बनाया गया, जिनको कभी डीआईजी आईजी नहीं बनाया गया, कैसे उसका मूल्यांकन हो गया कि वो उस लायक नहीं थे? तो इस व्यवस्था ने 2007 में पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब जरा देखिए, मैं आपके सामने लाना क्या चाहता हूं। यह पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 2013 के आदेश का एक तरह से उल्लंघन है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका नाम था TSR सुब्रमण्यम, बहुत सीनियर आईएएस थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी, और 31 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ, और उस जजमेंट में कहा गया कि सेंटर में, स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में सरकारें एक सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन करेगी, और इस बोर्ड में इन चीजों के जानकार सीनियर अधिकारी मेंबर रहेंगे जो ट्रांसफर, पोस्टिंग या अन्य सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स की नीति निर्धारण करेंगे। और इस आशय का एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन भारत सरकार ने जारी भी कर दिया। कहने का तो बिहार में भी ये बना हुआ है, लेकिन क्या होता है वो आप देख रहे। एक तरफ देख लीजिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बननी चाहिए, वहीं 2007 में इसको भंग कर दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है तो यहां स्थापना समिति का फिर से इसको पुनर्जीवित क्यों नहीं किया गया? सभी विभागों में एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड क्यों नहीं बनाए गए? इससे डिस्क्रिशन खत्म होता है। एक चीज याद रखिए, विवेकाधिकार का इस दुनिया में सबसे विवेकहीन तरीके से उपयोग होता रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हैं। जहां भी आप डिस्क्रिशन दीजिएगा वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा और वहीं पर करप्शन होगा। एक और मामला
सुप्रीम कोर्ट में गया था पुलिस को लेकर के। प्रकाश सिंह डीजीपी हुआ करते थे, बहुत ही काबिल ऑफिसर। तो प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट का अगेन एक जजमेंट आया, उसमें 7 चीजें कही गई थी। तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज यह भी कहा गया था कि पुलिस स्थापना बोर्ड रहेगा, जो मुख्यालय स्तर पर रहेगा, जो मिनिमम टेन्योर इंश्योर करेगा और ट्रांसफर पोस्टिंग को बहुत ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक तरीके से करेगा। उसमें और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मोटे तौर पर यही था। लेकिन यहां हुआ क्या, कहने को यह सिविल सर्विसेज बोर्ड है बिहार में, पुलिस का स्थापना बोर्ड भी है, लेकिन सिविल सर्विसेज बोर्ड कैसे काम करता है? मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठा हुआ एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और इसके पहले एक और आईएएस अधिकारी थे, या फिर और जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, जो लोग आप लोग सब जान रहे हैं, उनके यहाँ से एक सूची आती है। वो सूची फाइल में अनऑफिशियली टाइप होकर लग जाती है कि इनको फलाने फलाने जगह करना है। और जो सीएसबी में, सिविल सर्विसेज बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, वो खटाखट एक दिन में दस्तखत करते हैं, नोटिफिकेशन का प्रारूप वगैरह सब हो जाता है, फाइल मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता है, वहाँ पता नहीं कौन कराता है दस्तखत होता है और नोटिफिकेशन निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिविल सर्विसेज बोर्ड की स्थापना का जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट डिफीट हो गया और परिणाम ये हुआ कि पीक एंड चूज होना शुरू हुआ। अगर ये ठीक से ये बोर्ड बैठता तो रिव्यू होता पूरा, किसका कितना टेन्योर हुआ, कौन अधिकारी किस रैंक में है। इसका परिणाम एक और जब अजीब हुआ, हमने अपने सेवा काल में देखा, डीडीसी जूनियर है, उसके डायरेक्टर उसके नीचे, एसडीओ जूनियर है, उसके नीचे एसडीसी उसका जूनियर है, माने एसडीओ जूनियर हो गया और उससे सीनियर उसके नीचे काम कर रहा है। पूरी अजीब स्थिति है। डीसीएलआर सीनियर है, एसडीओ जूनियर। हम तो जहां पदस्थापित थे, हमारा कलेक्टर हमसे 5 साल जूनियर था। तो अजीब स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ? पिक एंड चूज। अब इन चीजों ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। ये दुकान अनवरत जारी है। अब प्रश्न ये उठता है, मतलब मैं इसको बहुत अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में बहुत कठोर शब्द भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इन चीजों को, मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपने अनुभव को साझा करूंगा। बहुत दुख होता है, हम इसी राज्य के हैं, और जब प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त होती है, डिमोरलाइज माने मनोबल का हारा हुआ अधिकारी और मनोबल का टूटा हुआ सैनिक परफॉर्म नहीं कर पाता। सचिवालय के गलियारों में, जिलों में, विभागों में जाकर आप देखिएगा, घनघोर निराशा का भाव है। हम लोग सोचते होंगे पॉलिटिशियन को, कई बार पॉलिटिशियन को लगता है इस सब से हमको क्या मतलब है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपका गवर्नेंस, आपका ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज्ड है और करप्ट हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग है, तो इसका सीधा असर राज्य के विकास, राज्य के गवर्नेंस, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर, राज्य के क्राइम सिनेरियो, राज्य के वेलफेयर स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन, इन सभी चीजों पर पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। कैसे सुधार हो सकता है? बिल्कुल सुधार हो सकता है। मैंने कहा ना, 2 चीज की जरूरत है। हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लेवल पर स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की, और उनके साथ या जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, शीर्षस्थ अधिकारी हैं, वो मुख्य सचिव हो या डीजी हो या और जो लोग हो, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं यहां पर, शानदार सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी अभी भी है, उनको बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो। क्या किया जाना चाहिए? 2 चीज। पहला, सभी विभागों में स्थापना बोर्ड फिर से बहाल किए जाए, एस्टेब्लिशमेंट कमेटी फिर से बहाल हो, और इसको वाइब्रेंट रखिए, एक कानून बन जाए। पॉलिसी बनती है, बट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसलिए वायलेट, एक कानून बना दीजिए। केंद्र में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी है, लेकिन यहां डाइल्यूट होने का ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए एक कानून बना दीजिए, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एक्ट, और उस एक्ट में जो सभी विभागों पर लागू होगा, उसमें यह मैंडेट दे दीजिए, एक एक नीटी ग्रिटी को एक्सप्लेन कर दीजिए।
हर विभाग उसके आधार पर अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बना लेगा, रूल बना लेगा। जितने पद हैं उन पदों को 3-4 कैटेगरी में बांट दीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बेसिक फंडा होना चाहिए, उसकी योग्यता, उसके चॉइस और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का। उन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी पदों को 3-4 श्रेणी में बांट दीजिए कि कोई एक श्रेणी में है तो 3 साल के बाद दूसरे श्रेणी में जाएगा, फिर 3 साल के बाद तीसरे, चौथे, और ये रोटेट हो, इसलिए इसको ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। तो एक कानून बना ले सरकार, उस कानून में सभी पक्षों से, सभी जो विभाग हैं, चाहे तो सेवा संघों से भी बात कर सकता है, और इसको एक वाइब्रेंट, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बना ले और सभी विभाग उसके अनुसार रूल्स बना ले और डिस्क्रिप्शन को खत्म करें। क्योंकि ये अंधेरगर्दी अगर ज्यादा दिन तक और चली तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूं कि द स्टेट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस। यह राज्य संपूर्ण प्रशासनिक अव्यवस्था की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से ऊपर तक पैसे देकर पोस्टिंग करने का जो चलन शुरू हुआ है, यह राज्य को बर्बादी के कगार पर लेके चला जाएगा। आप चीजों को किसी व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पर नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों नहीं हो। इसलिए इन चीजों को तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है। जो राज्य ऐसा करते हैं उनके पास एक वाइब्रेंट ब्यूरोक्रेसी होता है। इस राज्य में अभी भी मैं जब नए बच्चों को देखता हूं, सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, अलग अलग सर्विसेज में कितने उत्साह से आते हैं, कितने अरमान से आते हैं, स्टेट के लिए कमिटेड नजर आते हैं। लेकिन 4 साल 5 साल होते होते जब इस व्यवस्था में वो पिसना शुरू होते हैं, चीजें खत्म हो जाती है। और हां, एक चलन कंप्लीट बंद करना होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति दायित्व, हमारा लॉयल्टी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारी निष्ठा हमारी निष्ठा स्टेट के प्रति होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये निष्ठा व्यक्ति पर हो गई है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 2 चीज का बाट जो होते रहते हैं, या तो हमको एक्सटेंशन मिल जाए, या रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग, किसी कमेटी के हम अध्यक्ष बन जाए। ये इतना डेंजरस ट्रेंड है, आप उठा के देख लीजिए बिहार में, वो बीपीएससी हो, राज्य सूचना आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, ट्रिब्यूनल हो, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य के निर्वाचन प्राधिकार हो, बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन हो, कितने आयोग अनावश्यक रूप से बने, और वो सारा स्टेट टैक्स पेयर्स के पे किए गए टैक्स और स्टेट एक्सचेकर पर एक अधिभार के समान है। इस व्यवस्था को तुरंत बंद करना चाहिए, और अगर ये करना है तो एक कूलिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लाइए कि रिटायरमेंट के 2 साल तक उनको कोई नियोजन नहीं मिलेगा। नहीं तो हो क्या रहा है, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी में जब 3 साल 4 साल 5 साल बचता है, उसी समय से वह ब्यूरोक्रेट जिसको इस चीज की चाहत है, सबकी चाहत नहीं है, लेकिन जिसको चाहत है, ज्यादा लोगों को चाहती है, वह स्टेट के प्रति उसकी निष्ठा नहीं रहती है, उसकी निष्ठा उस व्यक्ति के प्रति हो जाती है। उसको जो लगता है कि जिसके कारण उसको यह अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, यह पुरस्कार मिल जाएगा। और ये धीरे धीरे पुलिस, सामान्य प्रशासन, जुडिशरी में भी चला गया। दोस्तों, इस राज्य का शानदार अतीत रहा है, इस राज्य का बहुत शानदार इतिहास रहा है। हम वैभवशाली हैं, हम में पौरुष है, हम मजबूत वर्तमान में हैं, हमारा भविष्य भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर किसी इमारत को बनाना है तो उसके फाउंडेशंस, उसके पिलर्स, उसके छत बहुत मजबूत होनी चाहिए।
इसलिए मैं राजनीतिक वर्ग से भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस चीज को समझिए, क्योंकि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी में घून लगा दिया तत्काल तो आपको फायदा हो जाएगा। पैसे लेकर के पोस्टिंग का, ट्रांसफर का और करप्ट ऑफिसर्स का, इनकैपेबल ऑफिसर्स को अगर आप इनकरेज करते रहे तो थोड़ी देर के लिए आपका हित तो सध जाएगा, लेकिन कालांतर में यह राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए और अंततोगत्वा आपके लिए भी बहुत खराब है। जिस तरह की स्थिति अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में है, संस्थागत कीजिए चीजों को, उन लोगों को बाहर करिए जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य के इस पूरे तंत्र में दीमक की तरह सट गया है। आपको अंदाजा नहीं है कि हम किस गति से और किस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन चीज़ों पर सरकार संज्ञान लेगी। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारी इस विवेचना को देखिए। और ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का दर्द नहीं है, यह चिंता है, क्योंकि हम भी इसी राज्य के नागरिक हैं। बहुत ही गरीब घर में हम भी पैदा लिए, संघर्ष करके आगे बढ़े। इस राज्य के शासन, इस राज्य के समाज में, इस राज्य के ब्यूरोक्रेसी में 2 ईंटें मैंने भी लगाई हैं। उन ईंटों को दरकते हुए देखकर बहुत तकलीफ होता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत विलम्ब नहीं हुआ है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अच्छे लोगों को छांट कर लाइए। जो ब्यूरोक्रेट्स विगत कई एक वर्षों से कोल्ड स्टोरेज में फिकाए हैं, डिमोरलाइज्ड हैं, कोई काम नहीं है। एक एक अधिकारी के पास 5-5, 6-6 विभाग, और एक अधिकारी है जो पिछले 15 साल से बिना काम के बैठा हुआ है। ये कुंठित मन, और कुंठित मन के कारण उपजी हुई जो वितृष्णा है, जो अवसाद है, यह अवसाद कोई भयंकर रूप धारण नहीं कर ले। ईश्वर से हमारी यही कामना है। मुझे पूरा विश्वास है कि नई सरकार जो भी आएगी या नई सरकार जो भी बनी है, इन चीज़ों को आत्मसात करेगी, विवेचना करेगी और सही समय पर लेकिन तुरंत प्रभावशाली कदम उठाएगी, ताकि बिहार का गवर्नेंस वापस अपने उन्हीं गौरव को प्राप्त कर सके जिसके लिए हम जाने जाते थे। नमस्कार।